नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत का कैश वाला कष्ट और कितने दिनों तक चलेगा। एटीएम की लाइन आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है और भारत की नोटों वाली इस तपस्या के 8वें दिन आज क्या हाल रहा है। लेकिन उससे पहले नोट नीति और राजनीति का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि आज विपक्ष ने संसद से सड़क तक नोटबंदी पर सरकार को घेर लिया। पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे। आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। केवल अपनी पार्टी बीजेपी और अपने खास लोगों को और कुछ चाहते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्नाशिकों के जो लोग हैं उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया। सड़क पर नोट नीति और संसद में राजनीति। विपक्ष के नेता तो पहले ही राजनीतिक बंदूक में गोलियां भर चुके थे। आज बारी थी संसद के अंदर नोटबंदी पर निशाना लगाने की। सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है। पूरा देश आपने लाइन में लगा दिया। किसको लाइन में लगाया आपने? जो ईमान वाले लोग, जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते, दौलत बनाते हैं, उनको आपने लाइन पे खड़ा कर दिया। The Prime Minister clearing a pond to kill the crocodiles, forgetting that the crocodiles can survive on land also. The big crocodiles have survived, the small fish that have died. 9 तारीख से 8 को ये डिसीजन हुआ। 9 नवंबर से पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई हो। एक प्रकार से भारत बंदी का माहौल पैदा हो गया है। राज्यसभा में आज नोटबंदी पर बहस हुई तो विपक्ष ने पीएम मोदी को खूब कोसा। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने इसकी शुरुआत की तो आखिर तक आते आते प्रमोद तिवारी ने पीएम की तुलना तानाशाहों से कर दी। लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के। रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश में? ऐसा प्यार हो गया उनका। हम तो आपको बैठाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ, आप जाके बैठ गए गद्दाफी, मुसल्लो और हिटलर की कैटेगरी में। ये आज चौथा नाम किसका लिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का। जब कहीं लिखा जाएगा किन किन लोगों ने किया। संसद के अंदर सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला मंत्री पीयूष गोयल और फिर वेंकैया नायडू ने। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। It's a महायज्ञ. You have to decide. Anybody trying to defend these people offenders, they will be taken to task by the people. संसद के बाहर विपक्ष का मोर्चा संभाला ममता बनर्जी ने, जिन्होंने आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और नोटबंदी के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति से मिली। ममता बनर्जी के साथ सरकार की सहयोगी शिवसेना के सांसद भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने भी ममता का साथ दिया। कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी भी रैली करने वाली है। विदाउट एनी प्लानिंग, जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफिक, करेंसी इधर से उधर चलो, ऐसा परिस्थिति हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। उधर राहुल गांधी अलग से मोर्चा खोले हुए हैं। मुंबई में राहुल गांधी आज एक एटीएम में गए और लाइन में लगे लोगों की परेशानियों को सुना, फिर सरकार को खूब कोसा। लोग कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ 3-3 दिन से खड़े हैं, उनको पैसा नहीं मिला है, पानी की सुविधा नहीं है और यहाँ से कैंसर पेशेंट को बाहर फेंक दिया है। बिल्कुल बिना प्लानिंग की नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। इस राजनीति के बीच हमने संसद में आए सांसदों से ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर नकदी वाली दिक्कत से नेता कैसे निपट रहे हैं। मैं भी बैंक से गया, आपने देखा, और बैंक से अगर हम 4,500 का कन्वर्जन कोई गरीब आदमी कर सकता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी करेगा। देखिए, मेरे पास मैसेज आया था कल, अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट 203 रुपये 14 पैसे आपके पास हैं। मैंने कहा चलो ठीक है,
100 के नोट तो चल ही रहे हैं। आपके पास भी कुछ किल्लत आ गई थी इन 3-4 दिनों में नोट? आई थी, आ गई है मेरे पास। देखिए मैं लेके आया, 100 के नोट है, 500 के अवेलेबल नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि 500 चाहिए, मैंने कहा मुझे 500 के नहीं चाहिए, मुझे 100 के ही दे दो। तो इससे पहली बात अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे बाजार से कुछ खरीदना है कि नहीं। कुछ आश्रम में मेरा वहीं से आ गया है, तो मुझे अभी कुछ चीज़ वैसे खरीदने नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने 2000 रुपया निकाले थे कि अपने पास रखूँ। कैश की किल्लत से जूझ रहे देश में नेतागिरी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष ने आज राज्यसभा में सरकार को घेरा, कल लोकसभा में भी सरकार की नोट नीति पर निशाना लगाने के लिए विपक्ष तैयार है। दिल्ली से रीमा पाराशर और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक। इस राजनीति के बीच देश की कैश वाली कड़की को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आज 8वें दिन भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। बैंकों में भीड़ कम करने और बार बार नोट बदलवाने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए, लेकिन असली समस्या एटीएम से हो रही है, जिन्हें अब तक नए नोट के हिसाब से अपडेट नहीं किया जा सका है। अगर एटीएम पूरी क्षमता से काम करने लगे तो शायद बैंकों में लाइन कम हो जाए और एटीएम में ज्यादा लोग पैसा निकाल सकेंगे और हालात में कुछ सुधार भी हो जाएगा। आज 8वां दिन है। देश में बैंक या एटीएम से नोट मिलना किसी तपस्या से कम नहीं। सिस्टम की चुनौती है कि कैसे लाइन कम की जाए। बार बार नोट बदलने वालों को रोकने के लिए आज से दाहिने हाथ में स्याही लगना भी शुरू हो गया। इस वक्त हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और ये शाही उन लोगों की उंगलियों में लगाई जाएगी जो नोट एक्सचेंज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। शाही दिखा दीजिए। और क्योंकि ये जो शाही है, ये शाही लगने के बाद जब तक ये छूट नहीं जाती है, आप पैसे दोबारा नहीं एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो कैसा इस फैसले को देख रहे हैं? वैसे है तो गलत, क्योंकि 4000 रुपए से डेली नीड्स पूरी नहीं होती, लेकिन अब मोदी जी ने अगर फैसला लिया तो हम क्या कर सकते हैं। आज रिजर्व बैंक ने नोट बदलवाने वाली भीड़ को कम करने का बड़ा फैसला लिया। अब एक व्यक्ति सिर्फ 4500 रुपए के ही अपने पुराने नोट बदल सकता है। बाकी के पुराने नोट उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएंगे। बेटे की शादी है, मैंने 6 तारीख में शादी के लिए मतलब पैसा निकलवा लिया था। ये 8 तारीख में बंदी होगी। आज मैं 8-8 घंटे लाइन में होकर चले जाता हूँ। मेरे को आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। पैसा मिला आपको? जी सर। कितना मिला? 4500। कब से लगे थे लाइन में? नहीं, लाइन में कोई नहीं, डायरेक्ट आया और आईडी दिखाई, बैंक अंदर गया तो बस। मुसीबत यही है कि बैंक और एटीएम में लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर एटीएम नए नोट के हिसाब से अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर अब भी एटीएम में 100 के नोट से ही काम चल रहा है, जिसकी वजह से कैश जल्दी खत्म होता है और लाइनें खत्म नहीं होती। रिजर्व बैंक भी इस दिशा में काम कर रहा है कि जितने एटीएम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम जितनी जल्दी हो सकता है उनको फंक्शनल किया जा सके, ताकि ये बैंक के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सके इनका समस्या हल की जाए। और एटीएम मशीन्स जो थी, उन नोट्स को डिस्पेंस करने के लिए उनको मैनुअली सबको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। ये भी बड़े स्केल पर ये काम चल रहा है। लगभग आने वाले 1 वीक में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जितने लोगों के लिए मुसीबत है, उतनी ही सिस्टम के लिए भी मुसीबत है। लेकिन इस हालत के बीच एक तस्वीर ये भी दिखी जब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के नोट बदलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी खुद पहुंच गए। बिल्कुल मिल गया, मेरे पास आईडी भी नहीं था। इन पोस्ट ऑफिस वालों का बहुत बहुत थैंक यू, जो इन्होंने मेरे को 1000 रुपये खुले करा के दिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में पुराने नोट लिए जा रहे हैं, दवाइयों को खरीदने में भी पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए परेशानी जरूर हो गई है। कहीं भी नहीं हो पा रहे चेंज भाई। इधर मम्मी को खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर हमको खाना नहीं मिलता है। बाहर खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। जरूरतमंदों तक सिस्टम का खुद पहुंचना वाकई उन हालात में थोड़ा सुकून देता है, जिस हालात में आज लोग पैसे के लिए परेशान हैं और पिछले 8 दिनों से लाइन में खड़े अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि आखिर एटीएम में लाइन खत्म क्यों नहीं हो रही है। दरअसल नए नोटों के हिसाब से एटीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है। देश के कुल 2 लाख एटीएम में से अब तक करीब 15,000 एटीएम ही अपडेट हुए हैं।
मुख्य तौर पर इन 15,000 एटीएम को बड़े शहरों में अपडेट किया गया है। परेशानी ये भी है कि एटीएम अपडेट करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भी सिर्फ 3,000 ही हैं। अपडेट न होने की वजह से एटीएम में अभी सिर्फ 100 रुपए के नोट ही भरे जा रहे हैं। औसतन एक एटीएम में सिर्फ 2.5 लाख रुपए के 100 रुपए के नोट भरे जा सकते हैं। एक एटीएम में सिर्फ 2.5 लाख रुपए का मतलब यह है कि सिर्फ 125 लोगों को कैश मिल पाता है। सिर्फ 100 के नोट होने से एटीएम में कैश हर 2 घंटे में खत्म हो जाता है। अगर 2000 और 500 के नए नोट एटीएम में आ जाएं तो कैश 5 घंटे तक चल सकता है। खुद वित्त मंत्री ने माना है कि देश के सभी एटीएम को अपडेट करने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। एजेंसियों का मानना है कि कम से कम 1 हफ्ते तक बाजार में नकदी का संकट रहेगा, क्योंकि लोग 100 या 100 रुपए से कम के नोट बचा कर रख रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। बाजार में कम मूल्य वाले नोट की कमी हो गई है, जिससे दिक्कतें ज्यादा हैं। 500 के नए नोट भी अभी बड़ी संख्या में बाजार में नहीं आए हैं। कैश वाला संकट दिल्ली और बड़े शहरी इलाकों में ज्यादा है, क्योंकि एटीएम पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम में कैश को रीफिल करने की स्पीड भी धीमी है। जब तक एटीएम को अपडेट करके पूरी क्षमता से काम करने लायक नहीं बनाया जाएगा, तब तक एटीएम में भी लाइन रहेगी और बैंकों में भी लाइन लगी रहेगी। खबरदार में अब हम आपको काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों का पार्ट 4 दिखाएंगे। आपने सुना ही होगा कि ब्लैक मनी को वाइट करने के कारोबार में लगे लोग जन धन खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए जन धन खाता धारकों को उनके खाते में जमा की जाने वाली रकम का 20 से 25% तक भुगतान भी किया जा रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब जन धन खातों के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने वालों का सर्च ऑपरेशन चलाया, तो हमारे जाल में जो शख्स फंसा वो न सिर्फ भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम से जुड़ा है, बल्कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से सम्मानित भी हो चुका है। ये काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। जन धन योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के आम आदमी का भाग्य बदलने वाली योजना बताया था। योजना के जरिए मोदी सरकार ने हर भारतीय को भाग्य विधाता बनाने का सपना देखा। वो जन धन बैंक खाते अब काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के औजार बन गए हैं। जनधन के खाते हैं, जनधन के भी वो तो सब एग्रीकल्चर के जो किसान है, तो अपने पास ऐसे कितने अकाउंट होंगे, चाहे जनधन के हों चाहे किसानों के हों, जिनके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ब्लैक मनी। 850 कितने करवाए थे? 8,500 25 करोड़ आप हमें अप्रैल 2017 में लौटाएंगे। अप्रैल महीने 2 महीने में पूरा कर देंगे आपका। जन धन खातों के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने वाले एक जुगाड़ मैकेनिक को हमने दिल्ली में ढूंढ निकाला। जुबैर नाम का ये शख्स दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बिल्डर है। हमने उसे डील दी तो वो अलग अलग बैंक खातों से काले धन को सफेद करने के लिए 50% कमीशन पर तैयार हो गया। चलो जुबैर भाई ऐसा है, 10 करोड़ की आप अभी बात कर लो। ठीक है जी, 10 करोड़ है ब्लैक का जो कैश है, पुरानी करेंसी का 1000 की और 500 की होगी इसमें। अब आप 10 करोड़ का क्या रखोगे और कितना हमें उसमें से वापस लौटाओगे, ये बताओ। 50% वापस हो जाएगा आपको, तो 50% पूरा होगा वो, बिल्कुल एक नंबर का। 50% बहुत ज़्यादा है, 50% ही चल रहा है। जुबैर काले को सफेद करने का दावा जितने यकीन से कर रहा था, उससे हमें थोड़ा शक हुआ। फिर उसने हमें एक और शख्स से मिलवाया तो हम हैरान रह गए। अकबर अली भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही बड़ी योजनाओं के प्रभारी हैं। अकबर अली 3 बार भारत सरकार से सम्मानित किए जा चुके हैं। 15 नवंबर को दिल्ली के ट्रेड फेयर में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अकबर अली को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में योगदान के लिए सम्मानित किया है। जिसने भी अकबर अली के बारे में सुना होगा, उनकी वाहवाही कर रहा होगा। लेकिन जब हम अकबर अली से मिले तो उनका जो चेहरा हमारे सामने आया, वो काले धन की स्याही में डूबा हुआ था। काले धन को सफेद करने का दावा करने वाले जुबैर ने हमें अकबर अली से मिलवाया। ये मुलाकात दिल्ली की एक कॉफी शॉप में हुई, जहां अकबर अली हमसे मिलने सीधे ट्रेड फेयर से अवार्ड लेकर आया था।
अपना तो मसला वही है कि जो भी ब्लैक मनी है अपना मैंने तो समझा दिया। हाँ जी, सारी चीज़ तो कल मेरी आपके लोगों ने मैंने बता दी। नहीं, वो कह रहे ना अकबर भाई कि अभी आपने बताया गाड़ी में, उन्होंने तो दोबारा इनसे मैंने कहा सामने बात हो जाए। अभी जो गाड़ी में भी और सुविधा दिखेगी। हम प्रगति मैदान से यहाँ तक लाए हैं तो कुछ तो इन्होंने बताया। अकबर अली से औपचारिक बातों के बाद हम सीधे मुद्दे पर आ गए। हमने अकबर अली से पूछा, काले को सफेद करने के जुगाड़ में कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? इस बात का जवाब अकबर अली ने अलग ही अंदाज में दिया। देखिए, दो चीज मैं आपसे कहूँगा बस जी, बाकी आपका जो नजरिया हो आप बता। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज अगर आपकी हमारे साथ होगी तो सेफ है। दूसरी चीज हम जिसके साथ कर रहे हैं उसमें ना दम नहीं है कि वो अकबर अली के पैसे। अकबर अली का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, लिहाजा हमने ब्लैक अमाउंट की रकम को 10 करोड़ के बजाय 50 करोड़ कर दिया। वैसे भी कौन सा हमारी ब्लैक मनी सच में है? हमें तो ये जानना था कि अकबर अली जनधन अकाउंट से काले धन को सफेद कैसे करेगा। तो ये जो हमारे 50 करोड़ है, ये जैसे भी कन्वर्ट होंगे वाइट में, तो ये किन खातों से होंगे? ये जनधन के खाते हैं। जनधन के भी वो तो सब एग्रीकल्चर के जो किसान है। एक्चुअली में खाता नहीं, खाता जनधन नहीं होता, आदमी होता है। अगर मजदूर है तो वही खाता उसका जनधन है, और अगर आदमी किसान है तो वो जनधन नहीं रहा। तो उसकी लिमिट बढ़ जाती है, फिर 10 लाख 20 लाख 25 लाख उसमें। तो मैं आ गया यहाँ इनके साथ। जनधन खातों के जरिए आम नागरिकों और गरीबों के भाग्य का क्या हुआ, ये तो शोध का विषय है, लेकिन अकबर अली जैसे जुगाड़ मैकेनिक इससे अपना भाग्य चमकाने का जुगाड़ करने में लगे। हमने अकबर अली से पूछा, काले धन को सफेद करने में कितना वक्त लगेगा? लेकिन ये मुझे 50 करोड़ है जो ब्लैक का अमाउंट है फिलहाल। ये कैसे कन्वर्ट होगा ये आप एक तो हमें कम से कम 1 साल का वक्त, क्योंकि 31 मार्च के बाद में जो 1 अप्रैल से कानून लागू हो रहा है, आपको शायद नहीं पता लेकिन मुझे क्या है, खातों की वेरिफिकेशन 1 अप्रैल से अकाउंटों की वेरिफिकेशन। तो हमने जो पैसा अकाउंट में डाला है तो हम उसे 1 अप्रैल से पहले तो छेड़ भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर में दिखाया जाएगा, पैसा सारा एग्रीकल्चर में जाएगा, तो हमें तो कोई जरूरत है नहीं तो छेड़ने की। तो सरकार को हम क्यों कहें उसे छेड़ के अपने पीछे लगाना है? अगर सांप जा रहा है चुपचाप तो आप उसे छेड़ देंगे तो बिना बात मुसीबती तो करेंगे आप। अकबर अली से हम दिल खोलकर सवाल पूछ रहे थे और वो साफ साफ और सरल शब्दों में हमारे हर सवाल का जवाब देता जा रहा था। जब हमने पूछा कि वो इतने सारे जनधन खातों का इंतजाम कैसे करेगा, तो वो बोला, डोंट वरी सर। तो अपने पास ऐसे कितने अकाउंट होंगे, चाहे जनधन के हों चाहे किसानों के हों, जिनके थ्रू हम लोग ये कन्वर्ट कर लेंगे? 850 कितने करवाए थे? 8,500 नहीं, लेकिन वो सारे अकाउंट अपने जानकार के हैं ना। कोई भी आदमी काम करता है तो सबसे पहले अपनों को ही कराता है। सरकार अगर मुझे कोई प्रोग्राम देती है तो सबसे पहले मैं अपनों को ही कराऊंगा ना। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़े अकबर अली, जो कई बार भारत सरकार से सम्मानित हो चुके हैं, वो भारत सरकार की काले धन के खिलाफ मुहिम की बैंड बजाने में तुले हैं। सब पैसे का ही खेल है। अकबर अली ने हमसे 50% का कमीशन मांग लिया। जो मैंने अमाउंट बताया आपको 50 करोड़, उसमें कितना जो है वाइट में कन्वर्ट होकर हमें वापस मिल जाएगा और कितना पैसा? 50% पूरा 50%? बहुत ज़्यादा नहीं है आपको लग रहा है? ठीक है सर, जो ठीक है आप बोल रहे हैं भाई 50 करोड़ है हमारा आप 50% मांग रहे हैं कमीशन, ठीक है हम 50 पे राजी हैं।
25 करोड़ आप हमें अप्रैल 2017 में लौटाएंगे। अप्रैल मई में, दोनों महीने में पूरा कर देंगे आपका। अकबर अली के पास जनधन अकाउंट का जुगाड़ होने पर हमें थोड़ा शक अभी भी था, लेकिन तभी हमें अरुण नाम का ये लड़का मिल गया। जरा सी बातचीत के बाद ही अरुण ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए अपना जनधन खाता बेचने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो आप 2.5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, जमा कर लोगे? 2.5 ना तो 2 लाख तो हो ही जाएंगे। तो वही पुरानी हम करेंसी है 500 और 1000 जो बंद हो गई है भैया। हम सबको तुम्हें पता है ब्लैक मनी पड़ा है सबके पास, वो निकाल रहा है, तो हमें वही जमा करवानी है। अब ये बताओ कि आप जिन जनधन खातों में बैलेंस तक चेक करने के लिए अरुण अभी बैंक नहीं गया, वो अरुण अब जनधन खाते से अपना भाग्य खोलने के जुगाड़ में घूम रहा है। हिंदुस्तान में कोई फ्री में किसी को कोई मदद नहीं करता। ये तो सर, जब इतना पैसा बंदा दे रहा तो जाहिर सी बात है बंदा सामने वाला ही। हाँ, तो तुम बता दो उस चीज़ को, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ क्या बता, आपने कह रहे 10% सही है, 10%। आपके पास लिस्ट है? ब्लैक मनी को व्हाइट करने के दावे करने वाले कई जुगाड़ मैकेनिक आज तक के कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अकबर अली जैसा जुगाड़ मैकेनिक पहली बार मिला, जिसे भारत सरकार डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए सम्मानित करती है, और वो खुद काले धन को सफेद करके मोदी सरकार की मुहिम को मिट्टी में मिलाने के जुगाड़ में लगा है। हो सकता है अकबर अली जैसे जुगाड़ मैकेनिक ब्लैक मनी को जनधन खातों में जमा करवाने में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन अगर सरकार ने सख्ती की तो सारे जुगाड़ फेल हो जाएंगे। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। जनधन खातों के जरिए काले धन को सफेद करने वाले जुगाड़ मैकेनिकों को बेनकाब करने वाली हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बेहद सनसनीखेज है, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए चेतावनी देने वाली जानकारी ये है कि जनधन खाते में 50,000 रुपए तक ही जमा किया जा सकता है। अगर जनधन खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा जमा हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाते की जांच करेगा। जो जनधन खाता धारक ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं उन्हें 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए हमारी सलाह तो यही है कि जनधन खाता धारक छोटे मुनाफे के लिए बड़ी मुसीबत में फंसने से बचें, क्योंकि आज भले ही अपने जनधन अकाउंट में दूसरों का काला धन जमा करवाकर आपको कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन बाद में जो मुसीबत आपके ऊपर आएगी तब वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। 8 नवंबर की रात 8 बजे जैसे ही पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की, देश भर में काले धन को सफेद करने वाले जुगाड़ मैकेनिक एक्टिव हो गए। आज तक ऐसे ही जुगाड़ मैकेनिकों को ढूंढ ढूंढ कर बेनकाब कर रहा है। आज आपने जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ आज तक की मुहिम का चौथा एपिसोड देखा। हमें आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने हमारी इस मुहिम की तारीफ की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि काले धन को सफेद करने का दावा करने वाले लोगों को बेनकाब करने वाली इंडिया टुडे ग्रुप की मुहिम काले धन के जुगाड़ मैकेनिक का भारत सरकार संज्ञान लेते हुए प्रशंसा करती है। इंडिया टुडे ग्रुप की इस मुहिम को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है, जिसमें उन लोगों को बेनकाब किया जा रहा है जो काले धन को सफेद करने का जुगाड़ बता रहे हैं। देश की विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के चैनलों पर बेनकाब हुए काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ एक्शन लें। काले धन पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही आज तक देश के हर ईमानदार नागरिक के साथ खड़ा है और काला धन रखने वाले और काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बुरहान वानी की मौत के बाद जब कश्मीर हिंसा और आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब कश्मीर की एक बच्ची किक बॉक्सिंग में इतिहास रचने के लिए कड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। कश्मीर की इस 8 साल की लड़की का नाम है तजामुल इस्लाम, जिसने इटली में हुई सब जूनियर वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। इटली में हुई इस चैंपियनशिप में कश्मीर की इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। किक बॉक्सिंग की सबसे कम उम्र की वर्ल्ड चैंपियन तजामुल से आज तक ने खास मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उसने बड़ी मासूमियत के साथ भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम और भारी भरकम किक और पंच मारे। महज 8 साल की है तजम्मुल इस्लाम, वर्ल्ड चैंपियन है इस समय, वर्ल्ड चैंपियन किक बॉक्सिंग में। 100 से ज्यादा देशों के वहां पर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इस 8 साल की भारत के ताज के रूप में तजम्मुल इस्लाम को देखा जा रहा है। इन्होंने विश्व चैंपियन बने हैं। और तजम्मुल, आपके तो पास आके भी डर लग रहा है, आपको पसीना आ रहा है, अब आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए, अभी भी किक बॉक्सिंग कर रहे हो।
आपको डर नहीं लगता किक बॉक्सिंग से? डर तो लग रहा नहीं है क्योंकि सर ने हिम्मत दी है। काश हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ होती, मैं जो आज हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही होती। जिन्होंने हेल्प की हमारी आर्मी ने, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। रघु सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा एक बात बताओ, आप महज 8 साल के हो, वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, किस तरह से आपने ट्रेनिंग की? सर जो है हमारे यहाँ सब बलून तो होता नहीं है, पंचिंग पैड होता है बस और किकिंग पैड है, बस इतना है। और हमारे यहाँ आधे जो बच्चे हैं वो ये नहीं सीखना चाहते बैडमिंटन होना चाहिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब सीखना चाहते हैं। वो जो इसमें मार्शल आर्ट्स में पूरी 18 गेम्स है, अरे डांस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ स्पीकर कुछ भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ मिल चाहिए हमें। और जिम का जो सामान है वो मिलना चाहिए हमें। जैसे ये पंचिंग बैग, ये किक बॉक्सिंग का है, ये आप पहली बार मतलब कश्मीर से बाहर आप इस पर कर रहे हो? जी, बट इससे पहले मैंने और एक बार किया है, बस वो ये दूसरी बार है। ये होता तो मैं कब का देख चुकी होती। अच्छा, आपसे हम बातचीत ये जारी रखेंगे, आप अपनी किक बॉक्सिंग जारी रखिए। आपके कोच इस समय हमारे साथ हैं फैजल अली, 26 साल के हैं आप, और आपने एक वर्ल्ड चैंपियन बनाया, तो कैसे ट्रेनिंग चलती थी इनकी? लोन साहब आपके पिता भी हमारे साथ हैं, बिटिया रानी को इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी, 5 बच्चों के पिता हैं आप, और सबसे छोटी है ये? जी, सबसे छोटी नहीं है ये, मतलब बड़ी वाले के पीछे हैं, जो उसकी बड़ी वाली बहन है उसके पीछे में ये। और तो किक बॉक्सिंग की कैसे सोची? हाँ, किक बॉक्सिंग ऐसे सोचा, एक दिन इसने ऐसे फार्म लाया मेरे पास, एक फार्म, मैं ड्यूटी से होके आया तो मैं बोला बेटा ये क्या है? बोला वो ये सबमिट करो। मैं बोला बेटा फिर भी समझाओ ये है क्या? तो बोला ऐसा है ये मैं किक बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। तो मैं बोला बेटा ऐसा मत करो, मेरी जान निकल जाती है, कि क्यों हो सकता है आपको कभी माला है वो कोई खतरे ना हो। तो इसने बोला नहीं वो कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, फिर बाद में बोला वो ये फार्म सिग्नेचर करके ही दो। तो मैंने फार्म सिग्नेचर करके इसको दे दिया, बाद में इसे फिलअप खुद किया। तो फिर ये प्रैक्टिस करते करते गई। तो जब मैं इनके गोल्ड मेडल देखा हूँ, आज मुझे वो बातें याद है जो इसने बोल दी कि वो मैं करके दिखाऊंगी। अल्लाह का शुक्र कि आज ने पूरे हिंदुस्तान को करके दिखा। बिल्कुल, हिंदुस्तान की ताज बन गई है, और हिंदुस्तान के इस ताज को तराशने के लिए, इस हीरे को तराशने के लिए एक अहम जौहरी, महज 26 साल के कोच आप हैं इसके। कैसे कोचिंग दी आपको? कैसे पता चला कि यही एक बच्ची है जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर करेगी? ये तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए कि आज तजम्मुल इस मुकाम पे पहुँचे, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसमें बहुत सारों का रोल होना भी ज़रूरी है, जैसे कि पेरेंट की मतलब सबसे अहम रोल तो पेरेंट का ही है। तजम्मुल, मैं ये देख रहा हूँ, तजम्मुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी को ही चारों खाने चित नहीं किया, बल्कि इसके लिए उसे सिस्टम के नकारापन को भी नॉकआउट करना पड़ा। ये छोटी बात नहीं होती, बड़े बड़े खिलाड़ी भी कई बार सिस्टम के आगे बेबस हो जाते हैं। तजम्मुल की हिम्मत और मेहनत को हमारा सलाम है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।